सबसे पहले तो मैं जो ऑर्गेनाइजर्स हैं आरजीपीटीआई की जो टीम है, एचओडी हैं अमित रंजन जी, और जो दूसरे सपोर्टिंग स्टाफ इस इवेंट को इतना अच्छा जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जनरली इस तरह के प्रोग्राम्स इंडस्ट्रीज में न्यू एम्प्लॉयज़ को, न्यू एंट्रेंट्स को दिए जाते हैं, बट ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो मैं इस सब के लिए इन सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी स्टूडेंट्स का अपने इस लेक्चर में स्वागत करता हूँ। आज हम 3 बिंदुओं को टच करेंगे, 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहला तो ये है कि आप सभी केमिकल इंजीनियर अब बनने जा रहे हैं। सर्कमस्टांसेस चाहे कुछ भी रही हो, बट नाउ यू आर गोइंग टू बिकम ए केमिकल इंजीनियर बिकॉज नाउ यू आर इन राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी। तो ओके, थैंक यू फॉर काइंड अपडेट। आई थॉट कि ये केमिकल इंजीनियर्स के लिए है। एनीवेज, तो आप सभी एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट का पार्ट हैं, तो हम बात करेंगे कि जो इंजीनियरिंग फील्ड है उसका हमारे देश की जो इकोनॉमी है और जो हमारे देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें क्या रोल हो सकता है। मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि देश के अंदर बहुत सारे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उन्होंने एआईसीटी को लिखा कि हम अपने जो सीट्स हैं वो सरेंडर करना चाहते हैं। करीब 15 लाख इंजीनियर्स हर साल इस देश में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस को एआईसीटी को लिखना पड़ा कि सीट्स कम कर दी जाएं। तो ये इसके पीछे क्या कारण है कि हमारा देश इतना बड़ा है, 140 करोड़ की जिसकी पॉपुलेशन है, वहाँ पे 15 लाख इंजीनियर्स को हम अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य ही है। 15 लाख इंजीनियर्स कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन हमारा जो इंजीनियरिंग सिस्टम है, हमारे जो देश की इकोनॉमी है, हमारे देश का जो सिस्टम है, उसको हम कैसे इस तरह का बनाएं कि जो हमारे देश की इंजीनियरिंग है, 15 लाख जो इंजीनियर्स बनते हैं हर साल, वो बहुत कम है मेरी नज़रों में। हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि इन 15 लाख इंजीनियर्स के साथ हम और भी ज़्यादा इंजीनियरिंग की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें। मेरा तो मानना ऐसा है कि कम से कम 1 करोड़ की पॉपुलेशन पे एक आईआईटी होना चाहिए। तो इसके हिसाब से हमारे देश में करीब 140 आईआईटीज़ होनी चाहिए, जबकि हमारे देश में आईआईटीज़ हार्डली 25 के आसपास हैं और एनआईटीज़ भी एक स्टेट में एक ही है। तो इसका कारण क्या है? कई बार क्योंकि आप सभी अब इंजीनियरिंग में आ गए हैं और अगले 4 साल तक आप इंजीनियरिंग पे बहुत सारी रिसर्च करेंगे, पढ़ाई करेंगे, कई सारे मेरे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट और प्रोफेसर से आप इंटरेक्ट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। एक समय ऐसा था पहली सदी में, जो हमारा देश, इसकी जो जीडीपी थी, टोटल वर्ल्ड की जीडीपी में करीब 35% का कंट्रीब्यूशन होता था और 17वीं सेंचुरी तक इसकी जो जीडीपी थी वो 25% वर्ल्ड की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रहता था। 17वीं सेंचुरी के बाद ऐसा क्या हुआ कि अचानक से हमारी जो जीडीपी है, वर्ल्ड में जो कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी का, वो कितना हुआ है? 2.89 ट्रिलियन डॉलर है। इवन 3 ट्रिलियन डॉलर की भी हमारी इकोनॉमी नहीं है और वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो 83 ट्रिलियन डॉलर है। और कहाँ हम पहली सदी में 35% कंट्रीब्यूट करते थे
और आज हम मात्र 2.89 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनकर ही रह गए हैं। तो इन विषयों पे मैं चाहूँगा कि एज ए इंजीनियर आप ध्यान दें कि इनका कारण क्या है। मेरी नज़रों में इसका एक सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि जब पहली सदी में हम जो थे भारतीय, हमारी सोच ओनरशिप वाली होती थी और उस ओनरशिप की सोच के साथ हम लोग काम करते थे। उस ओनरशिप की सोच के साथ हम लोग इंडस्ट्रीज खड़ा करते थे। आपने देखा होगा कि फर्स्ट सेंचुरी में टिल 17th सेंचुरी तक देश के अंदर जो सर्विस सेक्टर था वो कम था, लोग नौकरियां कम करते थे, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करते थे। और जो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग की कुछ ब्रांचेस को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम जो ब्रांचेस हैं वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होती हैं। और जब इंजीनियर मैन्युफैक्चरिंग को छोड़कर सर्विस सेक्टर में जाता है तो फिर दुर्भाग्य देश का ऐसा ही होता है कि 15 लाख इंजीनियर भी देश के अंदर ज़्यादा लगने लग जाते हैं और कॉलेजेस को AICTE को लिखना पड़ता है कि जी आप हमारी सीट्स कम कर दो, क्योंकि जो इंजीनियरिंग फील्ड है वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को छोड़कर सर्विस सेक्टर पे जाएंगे तो इस तरह की सिचुएशंस आती हैं। तो भाव ये है कि हमारा जो देश था और जो हमारे देश की जो सोच थी वो थी ओनरशिप वाली, मैन्युफैक्चरिंग वाली। यहाँ कभी भी नौकरी को प्रायोरिटी दिया ही नहीं जाता था। आप देखिए कि जो कुम्हार होते थे, कुम्हार ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक कास्ट बना दी गई, बट दैट इज नॉट ए कास्ट, दैट इज ए प्रोफेशन, नेम ऑफ ए प्रोफेशन। ऐसे ही जो लोहार होते थे, मेटलर्जिस्ट होते हैं, उसको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक कास्ट बना दिया, बट वो एक कास्ट नहीं है, वो एक प्रोफेशन का नाम था और है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एज ए इंजीनियर मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देना चाहिए और उस मैन्युफैक्चरिंग पर अगर हम जोर देंगे तो हमें नौकरियों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले कुछ दिनों में बदलाव हुआ है। ठीक है, हमारे देश में कुछ कमियां थी कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शुरू करें या कोई बिजनेस शुरू करें तो बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होती थी, एक लंबा प्रोसीजर होता था। हमारे जैसे पढ़े लिखे इंजीनियर ग्रेजुएट्स उन सब फॉर्मेलिटीज़ के चक्कर में पढ़कर अपना टाइम वेस्ट करते थे, तो इजी रूट हम लेके बाहर चले जाते थे। लेकिन अगर अभी आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। आज अगर बात करें कि कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई कंपनी खोलनी है, तो 5 मिनट के अंदर आप कंपनी खोल सकते हो। उद्यम registration.gov.in एक भारत सरकार की वेबसाइट है। पिछले 1 साल से मैं इस मुहिम पर काम कर रहा हूँ कि कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा देश के अंदर कंपनीज रजिस्टर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस देश के अंदर MSMEs, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बने, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंपनीज बनेंगी, जितने ज़्यादा स्टार्टअप्स बनेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा इकोनॉमिक में हमारा कंट्रीब्यूशन होगा एज ए इंजीनियर। और जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा उतना ही ज़्यादा R&D बेस भी बढ़ेगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, सिर्फ सर्विस सेक्टर होगा, तो इंजीनियरिंग एक आउटडेटेड चीज़ हो जाएगी, क्योंकि इंजीनियर्स फिर बैंकिंग में जाने लग जाएंगे, फिर टीचर बनने लग जाएंगे, फिर दूसरे काम करने लग जाएंगे, और जो इंजीनियर्स को करना चाहिए वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। तो भाव ये है कि हमें कोशिश करना चाहिए कि आप लोग अब इंजीनियरिंग में आ गए हैं तो आप एक करिकुलम फॉलो करेंगे। उस करिकुलम के साथ मेरा एक आपको सुझाव रहेगा कि आप सभी एक कंपनी भी रजिस्टर कर लो। जितने भी आप इंजीनियर्स हैं, आप एक कंपनी रजिस्टर कर लो, और वो कंपनी रजिस्टर करने में आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। आपका अपना कंसेप्ट, आपका अपना नाम, आपका अपना एड्रेस, उसके लिए सिर्फ आपको एक आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। वो आप में से मैक्सिमम के पास होगा। उस आधार कार्ड और पैन कार्ड की हेल्प से आप उद्यम registration.gov.in पर जाइए, अपना आइडेंटिटी वैलिडेट कीजिए,
अपना फाइनेंशियल आइडेंटिटी वैलिडेट कीजिए, अपना फ़ोन नंबर डालिए, अपना एक ईमेल आईडी डालिए और अपना एड्रेस सेलेक्ट कीजिए, और आपका जो फील्ड जिसमें आप कंपनी खोलना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, वो आप चूज कर लीजिए। और उसके बाद आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी उसमें मिलता है कि भारत सरकार का, जैसे आपने अमेजोन सुना है ना, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, मार्केट प्लेसेस हैं, तो ऐसा ही भारत सरकार का भी एक जैम है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो जब आप अपना कंपनी रजिस्टर करते हैं udyamregistration.gov.in पर, तो वहाँ पे एक ऑप्शन भी होता है कि डू यू वांट टू रजिस्टर फॉर जैम, तो आप सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्टार्टअप, आपकी कंपनी जैम पे रजिस्टर हो जाएगी। आपको प्रॉपर मेल आएगा, प्रॉपर मैसेज आएगा, और उसमें आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उसका भी एक ऑप्शन है, बस उसको आप टिक कीजिए, तो आपकी जो कंपनी है, आपका जो स्टार्टअप है, वो उसके लिए भी रजिस्टर हो जाएगा। आपको उसका प्रॉपर मेल और आईडी वगैरह, जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड्स हैं, वो आपको आपके फ़ोन नंबर और ईमेल पे आ जाएंगे। तो ऐसा करने से देखिए कि 5 मिनट के अंदर आपका स्टार्टअप हो गया, और वो स्टार्टअप सिर्फ बना ही नहीं, वो स्टार्टअप आपका जैम पे भी रजिस्टर हो गया, वो आपका स्टार्टअप एक्सपोर्ट का जो पोर्टल है भारत सरकार का, उस पर भी क्वालिफाई हो गया। अब इसमें ये मत सोचिए कि आज मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ तो VLSI फैब्रिकेशन से रिलेटेड कोई स्टार्टअप बनाना चाहता हूँ, मैं तो डिजाइन से रिलेटेड कोई स्टार्टअप बनाना चाहता हूँ, केमिकल इंजीनियर हूँ तो कोई फर्टिलाइजर का या ऑर्गेनिक फार्मिंग का, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो कोई ऑटोमोबाइल्स का मैं कोई स्टार्टअप बनाना चाहता हूँ। लेकिन कल को आपका प्लान चेंज हो जाता है, यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेम पोर्टल पे जाइए, अपना लॉगिन क्रेडेंशियल से लॉगिन कीजिए, और आप अपना जो बिजनेस का नेचर है, बिजनेस का जो स्टाइल है, प्रोडक्ट्स का जो बास्केट है, वो आप अपडेट कर सकते हैं, और ऑटोमेटिकली एवरीवेयर योर प्रोडक्ट्स, योर बिजनेस नेचर विल बी अपडेटेड। तो इतना सिंपल आज की डेट में अपना स्टार्टअप बनाना हो गया है। आपने इंजीनियरिंग के लिए इतनी मेहनत की है, +1 +2 में आप रिग्रेसली मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। RGI PT जो कॉलेज है, नेशनल इम्पोर्टेंस का कॉलेज है, ऑटोनोमस बॉडी है, IIT इसके बाद इसका नाम आता है। तो आप एक अच्छी जगह पहुँचे हैं इतनी मेहनत करके। तो मैं आपसे, क्योंकि आप लोग मुझे कुछ पे तो कर नहीं रहे, मेरे को अच्छा लगता है बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जुड़ना, तो मैं आपको 2-4 चीज़ें अच्छी बताऊंगा, तो उसके बदले में आपसे कुछ गुरु दक्षिणा भी मांगूंगा। तो ये मेरी पहली गुरु दक्षिणा है कि आप सभी जो भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होने जा रहे हैं, आप मेरा एक बात जरूर मानिएगा कि आप सभी 100% ये स्टार्टअप जरूर रजिस्टर कर लीजिएगा अपना। देखो, इस स्टार्टअप के ना मैनीफोल्ड बेनिफिट्स मैं आपको अभी जल्दी बताऊंगा कि कितना मिरेकुलस फायदा हमारे देश को और हमारे देश की इकोनॉमी को सिर्फ एक स्टार्टअप रजिस्टर करने से हो सकता है। तो ये स्टार्टअप मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा एट द एंड ऑफ दिस सेशन कि आप ये स्टार्टअप कर लेंगे रजिस्टर, और कोई दिक्कत आएगी आप सभी को तो आप मुझसे फ्रीली इस पे फर्दर कंसल्टेंसी या फर्दर डिस्कशन आप कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, मैं बता रहा था कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, इंजीनियरिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग, और हमारे देश में पिछले काफ़ी सालों से लोग वाइट कॉलर जॉब्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आईटी की तरफ जा रहे हैं। केमिकल इंजीनियर है तो आईटी में जा रहा है, मैकेनिकल इंजीनियर है तो आईटी में जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है तो आईटी में जा रहा है। ठीक है, जाना कोई गलत नहीं है, बट मैंने 4 साल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा, 4 साल मैंने केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ा, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी पढ़ा, केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ा, इतना मैं मेहनत किया, और उसके बाद फिर मैं चला गया आईटी में। तो कहीं ना कहीं वो हम लोग अपने साथ अन्याय करते हैं, अनजस्टिस करते हैं। तो और एक और भ्रांति हमारे देश के अंदर हो गई है कि रिसर्च का मतलब है कि बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, एकदम एसी रूम, क्लीन रूम और एकदम
हाई फाई इक्विपमेंट्स, बस बटन दबाओ और मशीन चालू हो जाए और डेटा हमारे सामने आ जाए। मतलब कि रिसर्च का मतलब ना कुछ एक ऐसा एक मिसनोमर सा बना दिया है देश के अंदर कि रिसर्च अगर करनी है ना तो बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम चाहिए तो ही रिसर्च होगी, और वो हमारे पास है नहीं, तो हम लोग रिसर्च कर नहीं सकते। और इसलिए हमारा देश पीछे है, इसलिए हमारी इंजीनियरिंग पीछे है, इसलिए हम बेरोजगार हैं। ये सब ऐसे ऐसे सिस्टम का एक पार्ट बना दिए हैं, मनगढ़ंत चीज़ें इस देश में और इस सोसाइटी में चल रही हैं। लेकिन मैं आपको ना बहुत साधारण सी एक दो कहानियाँ सुनाऊंगा, एक दो एग्जांपल्स दूंगा कि जो इंजीनियरिंग है, जो फिजिक्स है, लोग सोचते हैं कि हमें रिसर्च करना है ना तो हम बहुत हाई फाई लैब होगी हमारी, अच्छा कॉलेज होगा तो ही हम जाके करेंगे। अब देखो फिजिक्स है, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। एक बंदे ने ना फिजिक्स को जूते में लगा दिया। जो जूता पहले 400 रुपये का मिलता था, उसने वही जूता 15-20 हज़ार रुपये का बेचना शुरू कर दिया। अब आप सोचोगे कि यार इसमें क्या है, मतलब कि जूते में फिजिक्स लगा दिया। और रियली में जूते में फिजिक्स लगा दिया, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो लोग थे, जनरली हम लोग तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से, विलेजर्स हैं, तो लोग मेहनत करते हैं, तो लोगों का वेट है जो वो ठीक रहता है, मतलब फिटनेस लेवल बहुत अच्छा रहता है। बट अभी पिछले कुछ दिनों से क्या है कि लोगों में ओवरवेट की कंप्लेंट्स आने लगी हैं। अब ओवरवेट की कंप्लेंट आने लगी हैं तो होता क्या है कि जो हमारा पैर का साइज है, वजन बढ़ता तो पैर का साइज तो बढ़ता नहीं है, पैर का साइज तो उतना ही रहता है। और आपने देखा होगा कि जब आदमी खड़ा होता है तो उसका जो प्रेशर है वो पंजों पे पड़ता है और या एडी पे पड़ता है। लेकिन अगर वेट डबल हो गया तो वहाँ पे प्रेशर डबल आएगा। तो इसलिए कई सारे जो मोटे लोग हैं ना, उनको कंप्लेंट्स होने लगती है कि उनकी उंगलियां और एड़ियां दर्द करने लग जाती हैं। तो एक बंदे ने, आपके जैसे ने, सोचा कि यार वजन तो बढ़ ही रहा है लोगों को, अब मैं बोलूँगा कि वजन कम करो तो वो भी बात ठीक नहीं है, तो पैसे कमा लेते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं इंजीनियरिंग वाला। तो उसने, जो आपने देखा होगा कि अभी जो नाइकी वगैरह और ये जो एडिडास, अच्छे जो कंपनीज हैं जिनके 15-20 हज़ार रुपये के जूते आते हैं, और स्पेशली जो स्पोर्ट्स वगैरह के, तो उन्होंने क्या कि कर्वेचर बना दिया कि जो नीचे जो हमारा पैर है आधे से ज़्यादा खाली रहता है, तो उन्होंने उसका सोल उसी हिसाब का बना दिया कि वो पूरा का पूरा पैर मतलब कि जूते पे पड़े, तो मतलब कि लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि एरिया बढ़ा दिया उसने। तो देखो उसने फिजिक्स यहाँ लगा के वो 400 रुपये की चीज़ 15-20 हज़ार रुपये की बेचनी शुरू कर दी। तो अब उसको तो मतलब कि आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में जाने की, या बहुत ज़्यादा बड़ी सोफिस्टिकेटेड लैब में जाने की, या इसरो या डीआरडीओ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसी लैब में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने तो बस जो थ्योरी पढ़ी, उस थ्योरी को पढ़कर एप्लीकेशन में लगा दिया। दूसरा, चलो अब बात करते हैं डिफेंस की और स्पेस सेक्टर की। तो इजराइल, आप सभी को पता ही है कि इजराइल जो है, इजराइल का डिफेंस सिस्टम, इवन स्पेस और वारफेयर्स वगैरह उसके बहुत अच्छे हैं। तो मेरे सीनियर्स का एक ग्रुप इजराइल गया, तो वो लोग ना इजराइल की रडार, आप जानते ही हैं कि इजराइल की जो रडार है वो काफ़ी अच्छी है, उसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। तो मेरे जो सीनियर्स वहाँ गए, उन्होंने देखा कि क्योंकि इंडिया में तो इवन मैं भी जब इसरो में गया था तो मैं भी यही सोचता था कि बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लैब होगी, इस तरह का होगा, वहाँ पे हम एकदम हाई फाई करेंगे, क्योंकि मूवीज़ वगैरह में जैसा देखते हैं, तो ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो सेम वे में हमारे जो सीनियर्स इजराइल गए वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई जो रडार है उसके लिए बहुत बड़ी कंपनी होगी, बहुत बड़ा फैसिलिटी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। देखा वहाँ जाके तो जो मेट्रो की टीन्स होती है ना, टीन शेड होता है, उसमें वो लोग रडार बना रहे थे, और उसी के अंदर वो रडार्स असेंबल करके, और वो मतलब कि वर्ल्ड क्लास हमारे जैसे देशों में और दुनिया भर के देशों में वो सप्लाई करते हैं। तो मेरा एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट और R&D जो मैं अपने यहाँ पे पिछले 13-14 सालों में जो एक्सपोजर मैंने लिया है, उसके बेसिस पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो मिसनोमर है, कम से कम आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेशन होगा तो ही बहुत अच्छे लेवल की रिसर्च होगी। ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो आइडियाज़ हैं, आपकी जो नोवेलिटी है, वो आपको बेयर मिनिमम चीज़ों में अगर आप मैक्सिमाइज कर सकते हो तो दैट इज़ द बेस्ट इन्वेंशन। ना कि आपने
100-200 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया और उसके बाद कोई चीज़ बनाई और वो भी इन्फीरियर क्वालिटी की। तो देखो, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर से ही होगी। बहुत सारी चीज़ों में सिर्फ हमारी सोच और हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा वे ऑफ थिंकिंग और हम किस तरह से उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो पढ़ते हैं उसको थोड़ा डिफरेंटली सोचो, और आपके पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी लैब्स के अंदर है या आपके फाइनेंशियल जितनी भी आपकी लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए आप जितना भी अफोर्ड कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी रिसर्च हो सकती है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। एक मेरा मित्र है आईआईटी कानपुर से, उसने पीएचडी किया। वो बहुत ही एक सिंपल परिवार से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही था और पीएचडी कर रहा था आईआईटी कानपुर से। तो उसने सोचा कि मेरे को स्टार्टअप बनाना है, मेरे को अपनी कंपनी बनानी है। तो उसके जो गाइड थे उस समय वो हैं प्रोफेसर आशुतोष शर्मा। प्रोफेसर आशुतोष शर्मा आजकल डीएसटी के सेक्रेटरी हैं। तो उसने उनके साथ डिस्कस किया कि मेरे को ना स्टार्टअप बनाना है। तो बोले ठीक है, आप स्टार्टअप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने अपना स्टार्टअप बना लिया। कहते पैसे नहीं मेरे पास, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो जो आप पीएचडी में कर रहे हैं उसी को ही सोचो कि कुछ इक्विपमेंट्स बना दो, कुछ मशीन बना दो। तो उन्होंने बहुत ही कम पैसे में, मात्र 80,000 में उन्होंने एक फाइबर स्पिनिंग मशीन बना दी। और वो फाइबर स्पिनिंग जो मशीन उन्होंने बनाई उसको बेचते भी बहुत सस्ते में हैं। 8 लाख रुपए में फाइबर स्पिनिंग मशीन, करीब 8 लाख के आसपास वो बेचते हैं। और पिछले करीब 7-8 वर्षों में उन्होंने करीब 150 प्लस उसकी यूनिट्स तो एक्सपोर्ट कर दी हैं। और इंडिया में मैक्सिमम आईआईटीज़ में उन्होंने वो मशीन सप्लाई की है। और उसी बंदे ने जब ये जब इक्विपमेंट बनाया, जो उसने ये मशीन बनाई, ये जब कोविड आया तो क्योंकि वो फाइबर स्पिनिंग पे काम कर रहा था, तो इलेक्ट्रो स्पिनिंग से, तो उसने मास्क बनाया, N95 का इक्विवेलेंट मास्क उसने बनाया। और जिसको देश के प्रधानमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बहुत सारे सेंट्रल मिनिस्टर्स ने उसको प्रमोट भी किया था। बहुत अच्छा मास्क उसने उच्च क्वालिटी का बनाया। फिर उसने मतलब कि एयर प्यूरीफायर्स, फिर उसके बाद आपके वाटर प्यूरीफायर्स। तो कहने का मतलब ये है कि आप सोचो और जो सोचते हो उसको एक्शन में लाने की कोशिश करो, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि ये चीज़ भी मैं खरीद लूँ, ये चीज़ भी मैं खरीद लूँ और इन दोनों को मैं जोड़ के और बेच दूँ और मैं अपना मार्जिन बना लूँ। वो सोच नहीं चलती है। वो सोच तो जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनको इतना ज़्यादा आपकी तरह एक्सपोजर नहीं मिला होता है, अगर वो लोग इसकी बात करें कि मैं इधर से 2 चीज़ें खरीद लूँ, उधर से 4 चीज़ खरीद लूँ और इनको जोड़ के कोई एक स्पेशल चीज़ बना के बेच दूँ मार्केट में, तो वो एटलीस्ट इंजीनियर्स को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इंजीनियर्स को कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम खुद बनाएं। और ये भी ना सोचें कि यार मैं तो एक आरजीपीटी का स्टूडेंट हूँ, तो लैब के अंदर तो टेक्नीशियन है नहीं, लैब के अंदर तो जो लैब असिस्टेंट है वो तो है नहीं, तो आज तो मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा नहीं, बीकर कौन धोएगा, ये कौन धोएगा। तो ये सोच भी नहीं होनी चाहिए। वैसे होती नहीं है स्टूडेंट्स की, बट अगर होती है किसी की तो वो भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने हाथ से हर काम नहीं करोगे ना, तो कल को जब आप एंटरप्रेन्योर बनोगे, आप स्टार्टअप चलाओगे, तो आप वो काम करवा भी नहीं पाओगे। जब मैं इसरो में गया था तो मैं अपने हाथ से एक एक चीज़ करता था, थैंक्स टू माय बॉस कि उसने हमें इस तरह से नर्चर किया कि हमें हर चीज़ कम से कम जो लैब की क्लीनिंग है ना वो तक हमें आनी चाहिए। चाहे हम आने वाले टाइम में करें या ना करें, दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग, बट हमको हर चीज़ आनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि टाइम लिमिटेशन होती है, बीटेक में बहुत टाइम होता है। आप लोगों के पास इतना टाइम होगा कि आप 2-4 इक्विपमेंट्स आराम से बना सकते हो, अगर आप, क्योंकि आपके पास जो एनर्जी होती है, जो एफिशिएंसी होती है ना, वो इतनी ज़्यादा होती है कि उसको अगर थोड़ा सा भी चैनलाइज कर दिया ना, तो ये जो मैं 1-2-3 स्टोरीज आपको बताया हूँ ना, तो वो
क्या पता आप में से एक ही बना दे। ये तो 3 लोगों ने बनाई है और 2 कंट्रीज की मैंने आपको स्टोरी सुनाई, पता चला कि आप में से किसी एक ने ही इससे ज़्यादा बड़ा काम कर दिया। ऐसा आप कर सकते हो क्योंकि आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बस आप उसको चैनलाइज कीजिए। और जो मिसनोमर्स हैं, मूवीज से आते हो चाहे सोसाइटी में आते हो कहीं से भी आते हो कि बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेशन, साइंस मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी, बहुत ज़्यादा लंबी इक्वेशंस और ये कैलकुलेशंस, ठीक है उन सब का अपना इंपॉर्टेंस है। मैं ये नहीं कहता कि दोज थिंग्स आर नॉट रिलेवेंट और दोज थिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। बट कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो ही बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है तो भी बहुत अच्छा हो सकता है। और हमको जो साइंस है, साइंस को ऐसा ही बनाना चाहिए, लैब से लैंड पे ले जाना चाहिए। ये नहीं कि उसको वो साइंस ही क्या, वो इंजीनियरिंग ही क्या जो सिर्फ लैब के अंदर ही रह गई और रिसर्च पेपर्स के अंदर ही रह गई और पेटेंट्स का पार्ट ही बन के रह गई। अगर वो आम आदमी में कोई रिवॉल्यूशन नहीं ला सकी, आम आदमी के अंदर कोई चेंजेस नहीं ला सकती, उनको कोई कंफर्टेबिलिटी लेवल नहीं दे सकती और उनका कोई जो थॉट प्रोसेस है उसमें कोई बदलाव नहीं ला सकती, तो फिर एक कागजों का ही हिस्सा बन के रह जाती है। और आप देखते ही हैं कि कितने सारे रिसर्च पेपर्स और पेटेंट्स आजकल मतलब कि बनते हैं और कितने ज़्यादा काम में भी आते हैं और नहीं आते हैं। तो जो नंबर ऑफ पब्लिकेशंस हैं, नंबर ऑफ पेटेंट्स हैं, आप चाहे 5 ही पेटेंट्स बनाओ, चाहे आप एक ही पेटेंट बनाओ, बट बनाओ ऐसा कि वो प्रैक्टिकल यूज में हो, उसका कोई डिवाइस बन सके, उसका कोई प्रोडक्ट बन सके, ठीक है, उससे कोई आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व कर सको, उनको आप चेंज कर सको। तो इस तरह का रिसर्च, इस तरह की इंजीनियरिंग मैं चाहता हूँ। ये मेरी दूसरी गुरु दक्षिणा है कि आप सभी मुझे ये भी गुरु दक्षिणा देंगे कि हमें सिर्फ इंजीनियरिंग ऐसी नहीं करनी है कि जो बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिख दे। सिर्फ ऐसा नहीं कि किताबें नहीं लिखनी है या रिसर्च पेपर्स नहीं पब्लिश करने हैं। मैंने बोल दिया कि रिसर्च पेपर, सर ने बोला था कि रिसर्च पेपर्स ऐसे बनाओ जो काम आए, नहीं तो मत बनाओ। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं कहने का मतलब है रिसर्च पेपर्स बनाओ, पेटेंट्स बनाओ, बट प्रायोरिटी दो कि वो यूज में भी आए, उनके कुछ प्रोडक्ट्स भी बने। और कैसे हम उनको बना सकते हैं, क्योंकि देखो एक मोटा आइडिया तो मैंने दे दिया कि भाई जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेशन और बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें सोचने का हमें और उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको स्टार्टअप बनाने के बाद, कोई रिसर्च करने के बाद कामयाब तो होना ही है ना। आप सभी लोग यहाँ आए हैं इस कॉलेज के अंदर, ऐसा तो है नहीं कि आप सभी सिर्फ बीटेक ज़बरदस्ती कर रहे हैं या बस करके बस कुछ नौकरी कर लेंगे। अगर इस तरह का सोच है तो वो सोच बदल दीजिए। आप 200 हैं तो 200 नई चीज़ें, नए आयाम्स आपको खड़े करने चाहिए। और वो खड़े कैसे किए जा सकते हैं तो उसके बारे में मैं कुछ बातें करना चाहूँगा। कि आपने देखा होगा कि जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, तो उनमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। क्या कॉमन होती है, हम बात कर सकते हैं क्या इंटरेक्टिव? अच्छा ठीक है, हाँ दिवाकर जी आप बताएंगे जरा कि एक बहुत ही ज़्यादा ना कॉमन चीज़ होती है, जितने भी कामयाब लोग होते हैं, सक्सेसफुल लोग होते हैं, आपने देखा होगा कंसिस्टेंसी होती है, क्यूरियोसिटी। बहुत बढ़िया। सौरभ कुमार जी आप बताएंगे? आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं तो ज़्यादा इंटरेक्टिव रहेगा, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। सौरभ कुमार जी आपके हिसाब से? हाँ, रिस्क, डेडिकेशन, वेरी गुड। सत्यम जी आप बताएं? बहुत, बिल्कुल। देखो आपने ना, बहुत बढ़िया। आप सभी तो मतलब कि ये लगा लो कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनने वाले हैं, और वो भी मतलब कि जो सोसाइटी के काम आने वाले, ये नहीं सोसाइटी के अगेंस्ट काम करने वाले। आपके अंदर बहुत एनर्जी है, आपको बहुत सारी चीज़ें पता भी हैं। लेकिन एक चीज़ है ना,
मिस कर गए कि किसी भी ने ना हेल्थ के बारे में नहीं बताया कि फिटनेस, हाँ वो भी है, लेकिन जो हेल्थ है, हेल्थ के बारे में किसी ने नहीं बताया। लेकिन ये जो चीज़ है ना, कोई एक दो मिसनोमर्स छोड़ के आप देखेंगे कि जितने भी इस दुनिया में कामयाब लोग हैं ना, उन सभी के अंदर ये क्वालिटी हमेशा पाई जाती है कि जो उनकी हेल्थ है ना, उनका जो एनर्जी लेवल है, सॉरी सॉरी, अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि आप सभी ने कई सारी क्वालिटीज़ बताई। डेफिनेटली इंडीड वो सभी क्वालिटीज़ एक कामयाब बंदे के अंदर होनी चाहिए, लेकिन एक जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है वो है हेल्थ। आपने देखा होगा कि कोई भी कामयाब व्यक्ति है, चाहे एलन मस्क है, ठीक है, चाहे जेब वो है मार्क जुकरबर्ग है, कोई भी है, आपने कोई भी ऐसा देखा है कि वो बहुत ज़्यादा बेडोल है, बहुत किसी का बहुत ज़्यादा बड़ा पेट निकला हुआ है, या कोई इधर उधर से अनफिट है? कोई भी अनफिट नहीं मिलेगा आपको। जितने भी लोग ना आपको न्यूज़पेपर में हेडलाइंस में दिखेंगे, या आपको किसी कंपनी का कोई फाउंडर होगा, कोई बड़ा साइंटिस्ट होगा, सारे लोग ना बहुत ही फिट दिखेंगे। सबकी हेल्थ एकदम फिट होती है, चेहरे पे चमक होती है, और उनका जो एनर्जी लेवल है, बॉडी लैंग्वेज ना अपने आप बोलता है कि हाँ बंदे ने मेहनत करके कंपनी बनाई है, इसको विरासत में नहीं मिली है कंपनी। तो जो हेल्थ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आप कितने भी अच्छे इंजीनियर बन जाएं, कितने भी अच्छे रिसर्चर्स बन जाएं, कितने भी अच्छे आप बिजनेसमैन बन जाएं, लेकिन अगर आपके पास हेल्थ नहीं है ना, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, तो आप उसको ज़्यादा लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकते। और ये जो आपके 4 साल है ना, इनमें आपको एनर्जी लेवल भी बढ़ाना है। तो ये मेरी ना तीसरी गुरु दक्षिणा है कि आप सभी को, आपके अंदर अभी मान लो एक्स लेवल है ना एनर्जी का, तो जब आप बीटेक करके निकलें तो कम से कम 10x होना चाहिए। 10x इन टर्म्स ऑफ सोसाइटल, मेंटल और फिजिकल। सिर्फ हेल्थ का मतलब, अब तो WHO भी मानता है कि हेल्थ डज नॉट मीन ओनली फिजिकल फिटनेस, अब तो उसके साथ मेंटल और सोशल भी जुड़ गया है। तो मेंटल फिटनेस भी होनी चाहिए और सोशल भी होना चाहिए। इंजीनियर्स में ना ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि क्लास के बाद 2-4 अपना दोस्तों का ग्रुप होता है, उसी में रहते हैं, और आगे फिर सारा टाइम वीडियोज़ और यूट्यूब और ये सब चीज़ें देखते रहते हैं। तो हमें ना सोशल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप कोई कंपनी बनाओगे या कोई स्टार्टअप बनाओगे या किसी कंपनी के CEO बनोगे या मैनेजर बनोगे, वाइस प्रेसिडेंट, कुछ भी बनोगे ना किसी भी कंपनी के, तो वहाँ पर ना सोशल हेल्थ बहुत काम आती है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि बीइंग ए गवर्नमेंट सेक्टर, चीज़ें ना अपने हिसाब से चलती हैं, लेकिन मुझे चीज़ें अपने हिसाब से चलानी थी। तो अब मुझे अपने हिसाब से चलानी थी, वहाँ अपने हिसाब से चल रही थी, या तो मैं उसको छोड़ देता या फिर उनके जैसा हो जाता। लेकिन आप यहाँ पे इंजीनियरिंग लगा सकते हो, यहाँ पे दिमाग लगा सकते हो। मैंने क्या किया कि मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने थे, तो बहुत ज़्यादा हमारे टेस्ट रिजल्ट्स जनरेट करने थे, बहुत ज़्यादा सैंपल्स बनते थे, तो सैंपल्स करेक्टराइज होने थे। तो वहाँ पे चीज़ें एक ही फ्लो में चलती थी, ऐसा कुछ नहीं था कि मेरी चीज़ों को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो मैं क्या करता था कि जो चीज़ें मुझे 1 साल बाद चाहिए उनको मैं आज ही कर लेता था और उनको वहाँ पे दे देता था सैंपल। तो मेरे को रिजल्ट्स तो 1 साल बाद चाहिए, ठीक है, मेरे को तो 6 महीने बाद भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे 2-3 महीने का वेटिंग पीरियड रहता था। तो जब मैं गया तो मैंने पहले 6 महीनों में ये सोचा कि मैं यहाँ पे कैसे सर्वाइव कर सकता हूँ, सिस्टम को थोड़ा एनालाइज किया और अपने डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को प्लान किया। तो उसके हिसाब से मैंने, देखो मेरी लैब के अंदर मैं एक्सपेरिमेंट्स कर सकता हूँ, कैरेक्टराइजेशन डिवीजन करती है, तो मैंने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए और उसके बाद उनको दे दिए। तो जैसे जैसे आता रहता था, ऐसा नहीं है कि मुझे आज एक पेपर लिखना है, आज ही मुझे रिजल्ट चाहिए, लेकिन उन्होंने कैरेक्टराइज नहीं किया और मैंने फ़ोन किया, वो बोले जी 15 दिन बाद मिलेगा। तो मैं एकदम से अपना वो एब्स्ट्रैक्ट लिख रहा था और वो बंद करके बैठ गया, अब 15 दिन बाद आएगा रिजल्ट, तब देखेंगे, अब आराम से आज कोई मूवी देख लेते हैं। तो ऐसा सोच नहीं होना चाहिए।
सोच ऐसा होना चाहिए कि जो सिस्टम में आप हो, चाहे ये चीज़ें इंस्टीट्यूट के अंदर भी हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे भी जो कैरेक्टराइजेशन फैसिलिटीज़ हैं वो लिमिटेड होती हैं। आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो आपको कई बार सारे एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट ना भी मिले एकदम से। तो आप थोड़ा इस तरह से प्लान कीजिए कि अगर जो सिस्टम का डिले है वो आपके परफॉर्मेंस और आपके प्लानिंग पे ज़्यादा अफेक्ट ना करे, आप उसको बाईपास करने की स्ट्रेटेजी बनाइए। चाहे वो 15 दिन बोलते ना, अगर वो 15 दिन की बजाय 2 महीने में भी देते हैं ना रिजल्ट, तो भी आपका जो परफॉर्मेंस लेवल है ना, आपका जो पेपर ड्राफ्टिंग का है, आपके जो पेटेंट्स हैं, आपका जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, या कोई आप डिवाइस बना रहे हो, कोई इक्विपमेंट्स बना रहे हो, तो उस पर आपका फ्लो इंटरप्ट ना हो। तो इस तरह का भी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए और इस तरह की चीज़ें आप करेंगे तो आपको इन चीज़ों को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब मैं बात कर रहा था कि सोशल हेल्थ का इन चीज़ों में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब देखो, जैसे मेरा क्या था कि मैं सबको साथ में लेके मिलजुल के काम करता था। मेरा एक पेपर पब्लिश हुआ पहला, तो मैंने उसमें कैरेक्टराइजेशन वाले बंदे का भी नाम डाल दिया, उसमें जो फिजिकल टेस्टिंग करता था उसका भी नाम डाल दिया। डालना जरूरी नहीं था क्योंकि दैट इज दियर ड्यूटी, वो मेरा काम था, बट क्योंकि उन लोगों ने काम किया था, कैरेक्टराइजेशन की थी, उसने फिजिकल टेस्टिंग की थी, तो मैंने उनका भी नाम डाल दिया, तो दे वर वेरी हैप्पी। अब गवर्नमेंट में सुबह 9 से 5:30 का टाइम रहता है, तो जब उनका नाम आ गया तो मैं उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा यार एक पेपर और बन रहा है तो आप मेरा ये टेस्ट कर दो। कहता 5:30 के बाद करेंगे। मैंने नहीं बोला उनको कि 5:30 के बाद करना है, उन्होंने ही बोला 5:30 के बाद करेंगे, क्योंकि 5:30 तक मैं अपना ऑफिस का जो काम है, जो रूटीन वर्क है वो कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद ना मेरा बॉस पूछेगा और ना मेरे को कोई और क्वेश्चन करने वाला होगा। तो 5:30 के बाद 8:30-9 बजे तक वो मेरा काम कर देते थे। तो देखो, सोशल जो हेल्थ है ना वो यहाँ पे काम आती है। तो आप अगर अपने कॉलेज डेज से इस तरह का एक अपना जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो अपना स्टाइल है, ऐसा बनाओगे ना, तो आप किसी भी कंपनी में जाओगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, इवन आप अपना कंपनी भी खोलोगे ना, तो वहाँ पे भी इस सोशल हेल्थ से ही आप अपने एम्प्लॉयज से ज़्यादा काम ले सकते हो। नहीं तो आप उनको बोलोगे नहीं काम करो, तो वो बोलेगा 5 बजे तक है मेरा, 9 से 5 नहीं करेगा। लेकिन आपकी सोशल केमिस्ट्री बहुत अच्छी है तो आप उसको इतना मोटिवेट कर दोगे कि वो 2-4 घंटे एक्स्ट्रा लगाने से बचेगा नहीं, वो आपके लिए कर देगा, क्योंकि यू आर देयर फॉर हिम। तो सोशल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। जनरली हम हेल्थ की जब बात करते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फिटनेस, जिम करेंगे, रनिंग करेंगे, एक आधे स्पोर्ट्स खेल लेंगे, तो हम सोचते हैं कि भाई हमारा तो फिटनेस लेवल एकदम बढ़िया हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो एनर्जी है, वो एनर्जी आपको, फिजिकल एनर्जी तो बढ़ानी ही बढ़ानी है, मेंटल भी बढ़ानी है। कुछ गेम्स ना, मतलब कि जैसे चेस होता है, और भी, मतलब पबजी नहीं, मतलब कि सिर्फ पबजी में ही लगे रहो, तो ऐसा भी नहीं है। पबजी खेल लो, ठीक है, कभी कभी पबजी भी खेलना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पबजी ही खेलते हो, ना चेस खेलते हो, ना कोई जिम करते हो, ना योगा करते हो, ना रनिंग करते हो, ना किसी के साथ कोई स्पोर्ट्स खेलते हो। तो अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करोगे ना, तो धीरे 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 क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है ना, बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, आप सभी को पता है, वो उसी हिसाब से ट्यून्ड हो जाती है। और जब आप उसको चेंज करना चाहोगे ना, तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। आप चाहे इसको भी ऑप्टिमाइज करके देख लीजिएगा, अपना लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट का टाइम एक नोट कीजिए और उसमें फिर कुछ दिन तक उसको फॉलो कीजिए, और उसके बाद डिस्टॉर्शंस लाइए उसमें, तो आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना वो उसको रजिस्ट करेगी उस चेंज को। तो ऐसे ही जब आप एक पबजी वाले कल्चर में आ जाओगे, आप सिर्फ यूट्यूब वाले कल्चर में आ जाओगे, आप सिर्फ इंटरनेट वाले कल्चर में आ जाओगे ना, तो फिर बाद में जाके ना वो चैलेंजेस जो आते हैं रियल टाइम, जो जॉब के अंदर जो चैलेंजेस आते हैं, तो आपने देखा होगा कि कई सारे बच्चे अच्छी पोजीशन में होते हैं, अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन प्रेशर को कॉप अप नहीं कर पाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो इसी कारण से होता है, क्योंकि जो पैटर्न उन्होंने 4 साल में बना लिया ना, अब वहाँ पे जो कंपनी है वो उस पैटर्न से नहीं चलती है, उसका अपना पैटर्न है। तो वो जब उस पैटर्न से चलती है, तो वहाँ पे आपका पैटर्न, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, और फिर आप या तो डिप्रेशन में जाएंगे, या फिर आप स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा हो जाएगा तो आप सुसाइड करेंगे, या इस तरह की थॉट्स आएंगी, या बंदा ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जॉब से बचना, फिर घर पे रहना,
रिग्रेट करना कि मैं ये कर लेता, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए कि आप इस तरह के इंस्टीट्यूट में आए हैं, और जब नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूट्स होते हैं तो वहाँ पे जो इंफ्रा होता है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होती हैं और जो दूसरी फैसिलिटीज़ होती हैं बहुत अच्छी होती हैं। तो आप उनका भी मेरी गुरु दक्षिणा के रूप में अच्छे से यूटिलाइजेशन करेंगे। स्पोर्ट्स फील्ड को भी ऐसा छोड़ दो, ऐसा बना दो कि उस पे जो माली है ना उसको रोज रोज घास काटनी ना पड़े। आप उसको यूटिलाइज करोगे तो उसका वर्कलोड भी कम हो जाएगा और आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी, है कि नहीं। और जो लैब्स है ना उनमें इतना काम करो कि उनका जो मेंटेनेंस है, उनका जो बिजली का बिल है, उनका जो वहाँ का जो स्टाफ है, वहाँ के जो टूल्स हैं वो इस लेवल के बन जाएं, क्योंकि आप लोग जब मेहनत करोगे, अच्छी रिसर्च होगी, अच्छे डिवाइस बनेंगे, अच्छे इक्विपमेंट्स बनेंगे, पेटेंट्स आएंगे, रॉयल्टी आएगी, इंस्टीट्यूट को पैसा मिलेगा, आप लोगों को भी एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। तो हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी रखिए और सोशल भी रखिए। और मैं कहना चाहूँगा कि जो इकोनॉमी वाला फैक्टर मैं आपके साथ बताया था कि जो कंपनीज रजिस्टर हम करना शुरू करें तो उससे हमें क्या मिल सकता है और हमें कंपनीज क्यों रजिस्टर करनी चाहिए, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो आपको एक, क्योंकि जब हम डेटा के साथ बात करते हैं तो थोड़ा बूस्ट आता है। देखो, आपने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर करीब 1 करोड़ बच्चे +2 पास करते हैं, और अगर वो 1 करोड़, आपको मेरी वॉइस आ रही है? ओके, थैंक यू। तो आप देखेंगे कि हमारे देश के अंदर +2 करीब 1 करोड़ बच्चे पास करते हैं, और अगर एज ए टीचर, एज ए अवेयर स्टूडेंट और एज ए पेरेंट हम अपने बच्चों को +2 के बाद कॉलेज में जाने से पहले, अगर एक, जैसे बच्चा कॉलेज में जाता है तो उसके लिए ड्रेस खरीदी जाती हैं, पूरा मतलब कि उसका वार्डरोब बनाया जाता है, नए बैग्स और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि बाइक्स, कार, ये सब मतलब कि दी जाती हैं, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल, ये सब चीज़ें दी जाती हैं ना। तो मैं चाहूँगा कि 1 करोड़ बच्चों को अगर हम ये कंपनीज वाला कल्चर, जो हमारी रियल, जो हमारा टैलेंट था हमारे देश का कि हम ओनर थे, हम मालिक थे, अब हम नौकर हो गए। 17वीं सदी के बाद हम नौकर होने लगे। अब हम सिर्फ नौकरी की बात करते हैं, कोई ये बात नहीं करता, ना पेरेंट्स बात करते हैं। अभी थोड़ा सा बदलाव आया, बट मेजोरिटी में जो पेरेंट्स हैं, मेजोरिटी में जो टीचर्स हैं, मेजोरिटी में जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो सभी बात करते हैं नौकरी की। मेरे को 1 करोड़ का पैकेज मिल जाए, मेरे को 50 लाख का पैकेज मिल जाए, मेरे को 30 लाख का मिल जाए। लेकिन भाई बात ये बताओ कि जब आईआईटी के बच्चे और आपके जैसे इंस्टीट्यूट के बच्चे भी नौकरी की बात करेंगे, तो वो जो गांव के बच्चे जिनको एक्सपोजर नहीं मिलता, आपको इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है और उसके बाद भी आप एक नौकरी की बात कर रहे हो, तो उनको नौकरी कौन देगा? तो उनको नौकरी देने के लिए आपको नौकरी बनानी पड़ेगी ना। तो आप जब नौकरी बनाओगे तो उनको नौकरी मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो 1 करोड़ बच्चे अगर पास होते हैं, तो अगर हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स और हम खुद बच्चे सभी मिलके ये कल्चर डेवलप कर लें कि 1 करोड़ कंपनीज हर साल रजिस्टर करेंगे, तो आप कहोगे जी 1 करोड़ कंपनी रजिस्टर करने से क्या होता है? मैं कहता हूं कि 1 करोड़ कंपनीज अगर हमने रजिस्टर करी तो उन 1 करोड़ में 1% तो कामयाब होंगी ना। देखो 1% तो बहुत ही नॉमिनल नंबर है। 1% कंपनीज तो चल निकलेंगी। चलो हम बात नहीं करते 10-15%, 20%, 50% की बात नहीं करते, हम तो सिर्फ 1% की ही बात करते हैं। अगर 1% कंपनीज भी चल निकली ना, तो 1 लाख कंपनीज चल निकलेंगी। 1 करोड़ का 1% 1 लाख ही होता ना, तो 1 करोड़ कंपनीज चल निकलेंगी। अब मैं ये भी नहीं कहता कि जो 1 लाख कंपनीज हैं वो जोमेटो जैसी, ओला इलेक्ट्रिक जैसी, ओयो जैसी बन जाएं। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि उन 1 लाख का भी 1% कंपनीज अगर इतने बड़े स्टार्टअप्स बन जाएं, जैसे नाइका है, इस तरह के पेटीएम है, अगर 1% कंपनीज भी इस तरह के मार्केट कैप को हासिल कर सकें,
तो आप इमेजिन कीजिए कि 1000 कंपनीज, हम ओला, उबेर, ओला इलेक्ट्रिक, पेटीएम, नाइका जैसी हम अपने देश को दे सकते हैं। ये ना हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि जो भी ट्रिलियन डॉलर कंपनीज हैं उनके सीईओज हमारे देश के हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर ना एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसका मार्केट कैप 1 ट्रिलियन डॉलर हो। एक भी कंपनी नहीं है। और 140 करोड़ का देश है हमारा, और 15 लाख इंजीनियर्स निकलते हैं। हम बन कर नहीं पाते हैं कुछ, लेकिन फिर हम कहते हैं जी हमें तो इतने इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इन लोगों को जॉब नहीं दे सकते। भाई जॉब देने के लिए बोला किसने? जॉब बनाने के लिए बात करो। जब अमेरिका जैसे देश में आधा दर्जन से ज़्यादा कंपनीज 1 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप की हैं, वहाँ की बड़ी बड़ी कोई भी कंपनी उठा लो, सारी की सारी 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की मार्केट कैप की हैं, और हमारे देश के अंदर एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो 1 ट्रिलियन डॉलर की हो। लेकिन अगर हम अपनी सोच बदल लेंगे ना कि हर बच्चे को +2 के बाद एक स्टार्टअप रजिस्टर करके दे दो, और पैसा भी नहीं लग रहा, मोबाइल तो 50,000 का आता है, एप्पल वगैरह का तो लाख रुपए का आता है, और ये जो देते हैं हम बच्चों को iMac वगैरह और ये मैकबुक वगैरह, वो भी लाख लाख रुपए की आती हैं, और स्टार्टअप बनाने में तो पैसा भी नहीं लग रहा। स्टार्टअप तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आधार कार्ड पैन कार्ड है तो फ्री में स्टार्टअप बन जाता है। उसके बाद बच्चा जा ही रहा कॉलेज में, उसको एक डायरेक्शन मिल गई, कुछ तो काम करेगा। तो अगर हम इस सोच के साथ चलें तो यकीनन हम आने वाले 5-6 सालों में 1000 कंपनीज लाइक ओला इलेक्ट्रिक और पेटीएम की तरह हम बनाएं तो 5-6 सालों में 5-6 हज़ार कंपनीज बना देंगे। और उन 5-6 हज़ार कंपनीज में ना ट्रिलियन डॉलर कंपनीज तो बड़े आराम से बन जाएंगी, हमें ज़्यादा चाहिए भी ना। अमेरिका के पास भी तो 5-6-7 ही ट्रिलियन डॉलर कंपनीज हैं, वो सारी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। 25 उसका ट्रिलियन डॉलर, 23 या 24 के आसपास उसका ट्रिलियन डॉलर कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड की इकोनॉमी में, और 5-6 कंपनीज के साथ ही। तो अगर हम इतना 5-6 हज़ार कंपनीज 5-6 सालों में बना देंगे ना, तो हमें दूसरे देशों से अपने पास इंजीनियर बुलाने पड़ जाएंगे। और ये मैं कोई ऐसे हाइपोथेटिकल चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ। देखो देश के अंदर आज भी अगर देखो तो बहुत बड़े बड़े जो सेक्टर्स हैं ना, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बाद सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, एरोस्पेस है, इवन स्पेस की भी जो इकोनॉमी है ना ट्रिलियन डॉलर में आने वाली है। और इंडिया के अंदर स्पेस पॉलिसीज अभी उसमें बड़ा रिफॉर्म आया है, बहुत बड़ा रिफॉर्म आया है। बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे भी आप देखेंगे, स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनीज ऑलरेडी आ चुकी हैं। ऑलरेडी 2 दर्जन के आसपास स्पेस की कंपनीज इंडिया में रजिस्टर्ड हुई हैं। तो आप जैसे इंजीनियर्स का बहुत बड़ा मार्केट और बहुत बड़ा देश आपका इंतजार कर रहा है। आप ये मत सोचना कि 4 साल बाद नौकरी नहीं मिलेगी, आपको ये बिल्कुल सोचना ही नहीं है। आपको ये सोचना है कि 4 साल बाद मैं कितने लोगों को नौकरी पर रखूँगा। इन 4 सालों में ये सोचो कि मैं ऐसा क्या करूँ, मैं ऐसा क्या टेक्नोलॉजी डेवलप करूँ, मैं ऐसा क्या इक्विपमेंट बनाऊँ, क्या डिवाइस बनाऊँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकूँ। मैं यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ इस तरह के टेक्निकल कॉम्पिटिशन्स बच्चों में क्रिएट किए जाएँ इंस्टीट्यूट लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे, कि वो इस तरह के इवेंट्स बनाए जाएं कि मैं इस तरह की चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, ये इस तरह की चीज़ें इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स दे सकती हैं। आई एम नॉट रनिंग बिहाइंड द जॉब, आई एम रनिंग बिहाइंड ए टेक्नोलॉजी, ए स्टार्टअप विच विल जनरेट दिस मेनी नंबर्स ऑफ जॉब। तो इस तरह का अगर थॉट प्रोसेस हम लोग इनकलकेट करेंगे, और आप सभी फर्स्ट ईयर के हैं तो अभी से ही ये चीज़ें सोचेंगे, तो मैं पूरा विश्वास है मुझे, आपसे ज़्यादा मुझे आप पे कॉन्फिडेंस है कि आप लोग डेफिनेटली बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और जो ये 5-6 हज़ार कंपनीज, देखो देश के अंदर बदलाव हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में आपने देखा होगा कि अब बड़े बड़े
इंस्टीट्यूट्स के बच्चे नौकरी पे कम और स्टार्टअप्स पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि ये जो भी स्टार्टअप्स है सारे इंडिजिनस स्टार्टअप्स हैं ना, और 1 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप के ऐसे 5-6 सालों में बन जाते हैं। तो अगर आप उसका हिस्सा नहीं बनोगे ना तो फिर आप उसमें नौकरी करोगे। तो बेटर यही है कि आप भी कुछ ऐसा करो कि जो दूसरे लोग हैं वो आपके यहाँ पे नौकरी करें। तो कल्चर इस तरह का डेवलप करो, थॉट प्रोसेस इस तरह का डेवलप करो, और यकीनन हमारा जो $2.89 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड की इकोनॉमी में, वो आने वाले 5-10 सालों में 2030 तक ऑलरेडी देश का टारगेट है कि हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएं। और उस $10 ट्रिलियन इकोनॉमी में ना इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, क्योंकि पिछले कपल ऑफ डिकेड्स में मैन्युफैक्चरिंग पे कम और मार्केटिंग पे ज़्यादा जोर था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा जोर है और मार्केटिंग पे कम। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप ऐसी रिसर्च करो, आप ऐसे डिवाइसेस बनाओ, ऐसे इक्विपमेंट्स बनाओ, ऐसे स्टार्टअप्स खड़े करो जो देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करें, देश के अंदर जॉब्स क्रिएट करें, नए नए टेक्नोलॉजीज बनाएं। और हाँ, एक चीज़ और आपसे मैं गुरु दक्षिणा में मांगूंगा कि चाइना ने पिछले कुछ वर्षों से ही पेपर्स और पेटेंट पे जोर देना शुरू किया है, और चाइना ने अमेरिका को सरपास कर दिया नंबर ऑफ पेटेंट्स फाइलिंग में और नंबर ऑफ पब्लिकेशंस में। तो मैं चाहूँगा कि आप भी बीटेक में कम से कम 4 पेपर्स और 1 पेटेंट का टारगेट लेके चलो। मैं आपसे ये गुरु दक्षिणा एक्सपेक्ट करता हूँ कि कम से कम 4 पेपर हर बीटेक वाला बच्चा 1 पेपर इन ए ईयर इस तरह पब्लिश करे, और कम से कम 1 पेटेंट तो बनाए ही 4 साल में ग्रेजुएशन में। अगर हम ये भी प्रण ले लें ना, तो अगले 5-6 सालों में हम चाइना को भी सरपास करके वर्ल्ड में नंबर 1 पेटेंट और पब्लिकेशन के फील्ड में आ जाएंगे। स्टार्टअप्स में तो हम आने ही वाले हैं, लेकिन हम इस आईपीआर में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भी नंबर 1 हो जाएंगे। इसी के साथ मैं आप सभी को आने वाले 4 सालों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं कि आप अच्छे से मेहनत करें, लगे रहें, और अपनी बात को विराम देता हूं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्रिएटिविटी पुश करने के लिए देखो, एक तो जो इंडस्ट्रियल इंटरफेस है ना वो थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, कि जो इंडस्ट्रियल विजिट्स हैं वो थोड़ा फ्रीक्वेंट हों और कुछ इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेटिव वर्क्स रहें। क्योंकि देखो, हर इंस्टीट्यूट का ना एक लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, हम बहुत सारी चीज़ें हर इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं क्रिएट कर सकते। तो अगर हमारे मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ के साथ एमओयूज रहेंगे और मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ के साथ हमारा स्टूडेंट्स का इंटरफेस और फैकल्टीज़ का इंटरफेस रहेगा, तो हमें एक्सपोजर मिलेगा। देखो, ज़्यादा एक्सपोजर होगा तो ज़्यादा हम सोच पाएंगे चीज़ों के बारे में। सिर्फ हम थ्योरेटिकली कि क्रिएटिविटी कैसे बढ़ाएं तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्सपोजर, जब आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, हमें एक तो ना थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए कि अपने आसपास क्या प्रॉब्लम्स हैं। देखो, जब प्रॉब्लम्स आती हैं ना तो क्रिएटिविटी अपने आप आती है। अब जैसे मैं पंजाब में रहता हूँ, तो पंजाब में क्या है कि यहाँ का जो पानी है, यहाँ की जो मिट्टी है ना, वो इतनी खराब हो गई है ना, इतनी करप्ट हो गई है कि कैंसर ट्रेन चलती है। बताओ, दुनिया में पहली कैंसर ट्रेन पंजाब में चल रही है। कितना दुर्भाग्य है। स्पेशल एक ट्रेन चलानी पड़ती है जिसमें कैंसर के पेशेंट्स ही जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने आसपास ना थोड़े अलर्ट भी रहो, अवेयर भी रहो कि अपने अड़ोस पड़ोस में, आपके इंस्टीट्यूट के आसपास और आपकी सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर आपके पास प्रॉब्लम्स आ जाएंगी ना तो सॉल्यूशंस आप सोचने लग जाओगे, और जब सोचोगे तो क्रिएटिविटी आएगी। थैंक यू सर।